हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए बात करते हैं एक आईपीओ के बारे में। एल्पेक्स सोलर आईपीओ, ये एसएमई का आईपीओ है। और इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ ये कंपनी करती है एल्पेक्स सोलर। ये जो सोलर पैनल्स हैं, ये सोलर पैनल्स को बनाती है। सोलर पैनल्स एक मोनो के होते हैं और एक पॉली होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। और ये दोनों वो पैनल्स बनाती है। और साथ ही साथ ये सोलर पंप्स जो होते हैं, जो सोलर वाटर पंप्स होते हैं, ये उनको भी बनाती है। फ्रेंड्स, फर्स्ट इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने इनके बारे में जो जो सोलर पैनल्स हैं इसके दोनों टाइप्स के बारे में और पीएलआई स्कीम के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करा हुआ है वॉरी एनर्जीज के डीआरएचपी में 1 मंथ बैक। और वो आप देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट डिस्कशन है कि ये सोलर पैनल्स होते क्या हैं। बाहर एल्युमिनियम लगा होता है, अंदर 6 कोटिंग होती है, ब्लू कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। मोनो जो सोलर पैनल्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है एनर्जी को लेने के लिए, और उसके बाद इसलिए वो कॉस्टली भी होते हैं। और जो पोलो होते पॉली होते हैं वो कम एनर्जी उसमें से लेते हैं और कम एनर्जी जनरेट करते हैं, और वो तभी उससे कंपैरेटिवली मोनो से लेस कॉस्टली होते हैं। तो ये मैंने पूरी डिस्कशन करी हुई है। जस्ट मैं तो सिर्फ आपको ब्रीफ बता रहा हूँ, बट ये पूरी डिस्कशन आप वॉरी एनर्जीज डीआरएचपी के वीडियो में आप देख सकते हैं। ये मैंने 1 मंथ बैक ही बनाई थी। चलिए अब बात करते हैं इसी कंपनी के बारे में। इसकी जो फैक्ट्री है वो नोएडा में है और इसमें 196 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि इसकी की पूरी फैक्ट्री फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट्स हैंडल करते हैं। इसमें उस बनाने से एंड तक इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। और ये क्या करते हैं, ये जो मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ जो बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। जैसे कि टाटा पावर है, ल्यूमिनस है, सोलर इंडस्ट्रीज़ है। ये अपने डिज़ाइन बता देते हैं कि दिस इज़ कि आपको इस तरह से हमारे लिए बनाने हैं। तो यही चीज़ एल्पिक्स सोलर हैं, वो उनको इस तरह से सोलर पैनल्स को बना के टाटा पावर और फिर जिस तरह से लुमिनस है एट्सेट्रा को ये लोग देते हैं। और उसके बाद जैसे टाटा पावर है वो खुद अपनी ब्रांडिंग करके उसके बाद आगे बेच सकते हैं। तो दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी ये करते हैं। इसके बाद इसमें देखेंगे, क्योंकि देखिए ये काफ़ी सोलर पैनल वाला जो आने वाला जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली लाइक पीपल आर गोइंग फॉर सोलर पैनल्स एंड ऑल दैट। तो ये एक सनराइजिंग सेक्टर है। गवर्नमेंट ने इसके लिए पीएलआई स्कीम्स भी निकाली है। गवर्नमेंट ने इवन जो इम्पोर्ट जो होता है उस पर काफ़ी ड्यूटीज़ लगा दी हैं, और जो काफ़ी ड्यूटीज़ लगा दी हैं, और काफ़ी जो होम ग्रोन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो विच इज़ ओवरऑल अ गुड थिंग फॉर द सेक्टर। और ये B2B भी बिजनेस करते हैं सोलर पैनल्स का, मतलब जो कस्टमर्स जो इनके हैं सोलर पैनल्स के लिए बिजनेस को वापस देते हैं। B2B कस्टमर करते हैं, जैसे टाटा पावर है वो अपनी ब्रांडिंग करेगा और उसके बाद बेचेगा, दैट इज़ B2B बिजनेस। और जो वाटर पंप्स का बिजनेस है, सोलर वाटर पंप्स का बिजनेस है, वो B2C बिजनेस है। उसमें क्या होगा कि ये डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचते हैं। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वो जैसे कि इरिगेशंस होती हैं और उसमें जो ट्यूबवेल्स लगे होते हैं, तो सोलर वाटर पंप्स क्या करेंगे, उसमें भी पंप्स होगा, लेकिन जो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करनी होती, उसके बाहर ये सोलर पैनल्स लगे होते हैं, और सोलर पैनल से ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। और उसके बाद वो जो जो मोटर होती है जिससे कि पानी निकलता है, उसको वो पानी को पुल करता है, और उसके बाद वो पानी जो पूरे आपके लैंड्स होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं, उसमें सप्लाई करता है। तो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंस्टेड ऑफ डीजल से मोटर नहीं चलाते हैं, यहाँ पे सोलर पैनल इज़ द सब्स्टिट्यूट फॉर दैट एनर्जी। और ये एक चीज़ और भी इसी सेक्टर के लिए एक चीज़ और भी अच्छी है कि अभी अभी लाइक मेरे ख्याल से 10-15 डेज बैक ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ये बोला था कि अभी वो 1 करोड़ हाउसेज में सोलर रूफटॉप सोलर्स लगाएंगे।
तो कंपनीज लाइक दिस विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट, या तो वो डायरेक्टली भी बेचेंगी और इनडायरेक्टली भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर जैसा मैंने आपको बताया है ये उसके थ्रू भी ये बेचेंगी। और इन इस कंपनीज में ईसीजी जो फंड्स होते हैं, एनवायरनमेंट सोशल और गवर्नेंस के फंड्स होते हैं, वो भी अपना पैसा काफ़ी डालते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड पॉइंट फॉर देम एल्पेक्स सोलर के लिए। और अब थोड़ा आईपीओ के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि एल्पेक्स आईपीओ एक एसएमई आईपीओ है और ये फरवरी 8 से आया है और फरवरी 12 तक होगा और इसकी लिस्टिंग है फरवरी 15 को। इसकी जो प्राइस बैंड रखा गया है ये रखा गया 109 रुपीज़ से 115 रुपीज़ का 1 शेयर और इसका 1 लॉट है 1200 शेयर्स का, जिससे कि इसकी टोटल प्राइस आती है अराउंड एक लॉट अगर आप खरीदेंगे तो उसकी प्राइस आएगी 1.38 लाख रुपीज़। और इसमें से जो इनको जो प्रोसीडिंग्स मिलेगी वो होगी 74 करोड़ रुपीज़ की। और ये सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स मिल रही है ये सारी की सारी अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज करेंगे, यानी ये सारी प्रोसीडिंग्स फ्रेश इशू है। इसमें कुछ भी प्रमोटर के पास नहीं जा रहा। प्रमोटर के जितने शेयर पहले होंगे सेम शेयर उसके उतने के उतने रहेंगे। प्रमोटर अपना कोई शेयर सेल नहीं कर रही और प्रमोटर को इस आईपीओ से कुछ भी एक भी पैसा नहीं जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग कि सारा पैसा कंपनी में आ रहा है। अब कंपनी में आ रहा है तो सारा पैसा 74 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी कैसे इस्तेमाल करेगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। इनकी अभी जो प्लांट लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी है 450 मेगावाट की। कंपनी इसी 450 मेगावाट की जो प्लांट लगा हुआ है इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है और 1.2 गीगावाट तक करना चाहती है। और उसके बाद ये लोग मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोलर पैनल के लिए जो 6 प्लेयर्स होती हैं उसमें एक एल्युमिनियम लगा होता है बाहर। तो जो एल्युमिनियम लगा होता है ये कंपनी उसकी भी एक फैक्ट्री लगाना चाहती है और उसकी फैक्ट्री लगाने के लिए कंपनी को 13 करोड़ रुपीस इसी आईपीओ से लेगी। उसके बाद कंपनी अराउंड 20 करोड़ रुपीस अपने वर्किंग कैपिटल के लिए रखना चाहती है और बाकी का बैलेंस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी रखेगी। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसीड्स है ये सारा का सारा फ्रेश इशू है और ये इसकी यूटिलाइजेशन जो मैंने आपको अभी भी बताया इस तरीके से कंपनी करेगी। और उसके अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो जिसका मार्केट कैप है वो है 281 करोड़ तक होना चाहिए और इसकी जो एंकर बुक थी वो थी 21 करोड़ की थी और इसमें लाइक इनकी पूरी की पूरी एंकर बुक फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब्सक्राइब भी हो चुकी है और इसमें अराउंड 8 to 9 जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और दैट इज़ वॉज कम्प्लीटली सब्सक्राइब्ड। और अगर हम इनके थोड़े फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल 21 में 149 करोड़ था, फाइनेंशियल 23 में वही रेवेन्यू बढ़ के 195 करोड़ हो गया है और जो इनका प्रॉफिट था वो 3.1 करोड़ था और उसके बाद वो 3.1 करोड़ बढ़ के 3.7 करोड़ हो गया है। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात बताने जा रहा हूँ। इनका रेवेन्यू अप्रैल 23 से सितंबर 23 6 मंथ्स में 213 करोड़ तक टच हुआ है। यानी इनका रेवेन्यू फाइनेंशियल 23 में 195 करोड़ था लेकिन फाइनेंशियल 24 जैसे फर्स्ट 6 मंथ्स में ही 213 करोड़ हुआ है कि रेवेन्यू लास्ट ईयर में जितना था रेवेन्यू इस 6 मंथ्स में इस कैलेंडर पीरियड इस फाइनेंशियल पीरियड में उससे भी ज़्यादा हो चुका है विद इन 6 मंथ्स। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आप सोचिए कि इनका रेवेन्यू कम से कम 450 500 करोड़ रुपीस तक जा सकता है, 450 करोड़ तक। तो इनका रेवेन्यू इतनी फास्ट ग्रो हो रहा है इनकी जो टॉप लाइन है और इनका प्रॉफिट इस 6 मंथ्स में 7.6 करोड़ का हुआ है। फाइनेंशियल 23 में ये 3.7 करोड़ था पूरे साल का 12 मंथ्स का, पर यहाँ पर 6 मंथ्स में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 7.6 करोड़ हुआ है जो कि इसका डबल है। तो इनके फाइनेंशियल्स का ये पार्ट मुझे सबसे ब्यूटीफुल लगा है और आई थिंक मार्केट डेफिनेटली इसको कंसिडर करेगी कि इनका रेवेन्यू इतनी स्पीड से बढ़ा है इस ईयर पे, तो विच इज़ डेफिनेटली ए गुड साइन। इनकी बोरोइंग्स 30 करोड़ की थी फाइनेंशियल 21 में जो बढ़ के 47.6 करोड़ हो गई फाइनेंशियल ईयर 23 पे और इनका डेट टू इक्विटी रेशो अब 1.14 तक पहुंच चुका है।
मतलब जो थोड़ा हायर साइड पर है, बट एक कैपिटल इंडस्ट्री के लिए, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए इट शुड बी लेस देन 2। और अगर हम इनके थोड़े से भी डेट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें लॉन्ग टर्म डेट कम है और शॉर्ट टर्म डेट्स इनका ज़्यादा है। और उसके बाद इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अराउंड 9% पे आ रहा है, 9% प्लस पर चलता है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी। और इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 6% रफली इन्होंने फाइनेंशियल 21 से 23 तक 6% एवरेज पे मेंटेन किया है। ये फाइनेंशियल्स थे। और अब मैं इनकी वैल्यूशंस के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। फाइनेंशियल ईयर 23 में इनकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो अराउंड 6 की थी। और ये 6 मंथ्स में जो इन्होंने इतना ज़बरदस्त बिजनेस दिया, जो मैंने आपको पहले सेल्स बताया था कि इन्होंने 213 करोड़ की सेल्स करी है, जो कि 6 मंथ्स की, जो कि पूरी फाइनेंशियल ईयर लास्ट फाइनेंशियल 23 पे 195 करोड़ की थी। तो उससे इन्होंने सीधा 1 ईयर की जो सेल्स करी है वो जो 6 मंथ्स की सेल करी है इस बार, वो लास्ट 1 ईयर से ज़्यादा करी है। तो ये सेल्स के कारण इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो 25 रुपीज़ का हो गया है। और इसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन पे देखें कि इनका जो शेयर है वो है 115 का लेकर आ रहे हैं, तो सिर्फ 4.6 की ये पी रेशो आती है। तो ये आपको बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे एक बहुत ही क्रीमी वैल्यूएशन पे ये शेयर अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। और दूसरा, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो DRHP में अर्निंग पर शेयर है ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह से है। बट कई जगह मैंने जो पब्लिश होके देखी है वहाँ पे अर्निंग पर शेयर इनकी 2 फाइनेंशियल ईयर ओनली 2 उन्होंने दी है फाइनेंशियल 23 की। और कई जगह पे इन्होंने जो 6 मंथ्स की 6 दी हुई है। बट अगर आप DRHP में देखेंगे तो जो अर्निंग पर शेयर है वो 6 है फाइनेंशियल 23 की, और 25 की अर्निंग पर शेयर है 6 मंथ्स की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो like they anyway they are just coming out with a very good that's what the valuation is very good। और अगर आप इनका ग्रॉस जो ग्रे मार्केट प्राइस देखेंगे वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ये खुला हुआ है कि ये जब लास्ट 3 डेज का मैं आपको बता देता हूँ, ये 111 था, फिर 180 हुआ और फिर 190 हुआ। इट मीन्स दैट कि ये शेयर अराउंड 305 तक लिस्ट हो सकता है, 300 प्लस पे लिस्ट हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छे प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है। बट अगेन दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन। हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमें इसके सारे फाइनेंशियल सब कुछ पता होना चाहिए, देन ओनली वी शुड इन्वेस्ट इन अ शेयर। अब ये तो इसका ग्रॉस ये तो ग्रे मार्केट प्राइस इसका ये हो गया। अब मैं आपको इसके रिस्क के बारे में बता देता हूँ। इसका फर्स्ट रिस्क की इतना जो फर्स्ट रिस्क जो इसका है वो ही काफ़ी सीरियस रिस्क है, और वो है इसका गोइंग कंसर्न। मतलब ये बिजनेस आगे चलेगा नहीं चलेगा उस पर ही क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इनकी एक एक्सपोर्ट की कंपनी थी जिसमें कि इन्होंने रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट की कंपनी ने किया था अराउंड 8 करोड़ का रेवेन्यू किया था, और उसमें टैक्स जो आ रहा था वो 3 करोड़ का आ रहा था। उस टैक्स में से जो कंपनी ने अराउंड 50 लाख रुपीस पे करे, मतलब 2.5 करोड़ पे नहीं किया था, और उस पर डिस्प्यूट हो रहा था। उस पर डिस्प्यूट हो रहा है और ये अब हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है डिस्प्यूट। और कंपनी ये भी बोल रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर वो सक्सेसफुल होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो इन पे एक और केस डाल सकता है जो कि अंडर सेक्शन 276C होता है इनकम टैक्स में। वो ये केस होता है कि आप जो प्रमोटर जिनके कारण टैक्स पे नहीं किया है, इट मीन्स कि आप लोगों ने टैक्स को इवेड किया है, मतलब छुपाया है, चुराया है। इवेड करने का मतलब है कि आपने उसको छुपाया भी है, या मतलब कि और इनकम टैक्स को उससे भी आपको नहीं बताया है। तो उसके कारण 276C सेक्शन क्या बोलती है कि उस समय जो भी कंपनी की मैनेजमेंट होती है उसको 3 मंथ से 2 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। तो ये केस काफ़ी सीरियस है, और अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो मे बी दे आर थिंकिंग दैट इनकम टैक्स कैन कम आउट एंड दे कैन फाइल दिस केस ऑल्सो।
तो ये जस्ट आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस फॉर दैट फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप देखेंगे इनकी जो कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं वो 34 करोड़ की हैं। तो अगर वो रियलाइज़ होती हैं, इनके फेवर में नहीं जाता है, तो इनको काफ़ी बड़ा चंक अमाउंट देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, हमेशा कंटेंट लायबिलिटीज़ और लिटिगेशंस इन दोनों को जरूर देखा करिए। कम से कम ये 2-3 आप कुछ पॉइंट्स जरूर रखिए कि बैलेंस शीट के एंड में एक एस्टेरिस्क मार्क लगा होता है, वो जरूर देखिए। तो कंटेंट लायबिलिटी है, और लिटिगेशन के बारे में जैसे मैंने आपको बता ही चुका हूँ, ये एक रिस्क है। उसके बाद इनका वारंटीज़ पे भी एक रिस्क आया है कि जो वारंटी है इनकी, वारंटी पे जो कंपनी बोलती है कि हम आपके जो भी सोलर पैनल्स होते हैं उसको हम रिप्लेस कर देंगे अगर कोई भी 10 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका सोलर पैनल 240 और 410 के बीच की WP ये वॉट होती है उसी के बीच में आना चाहिए। एक स्पेसिफिक मेजरमेंट है 240 से या 410 से, उसके नीचे 240 से या 410 से ऊपर से तो नहीं हो पाएगा। तो एक कस्टमर थे उनके मतलब उनके एग्रीकल्चर में सोलर पैनल पे फायर लग गई थी। उन्होंने केस डाला, कंपनी ने रिजेक्ट किया और उन्होंने बताया कि हमारी वारंटी ये है। तो कल को जो और इस तरह से कंपनी ने वारंटी पे दे डिडंट रिप्लेस इट। तो इस तरह से अगर कस्टमर्स फाइंड आउट करते हैं कि कंपनीज इस तरह से एक जो ये क्लॉजेस लेकर आती है कि हाँ भाई इसके बीच में आएगा तभी हम आप क्लेम कर सकते हो, तो हो सकता है कि वारंटी टर्म्स उनके फेवरेबल पे कस्टमर्स बोले हमारे फेवरेबल में नहीं है, और इस तरीके से वो इसको अवॉइड करने का भी सोचें। तो ये एक इनके लिए रिस्क है। इनकी कैश फ्लोस भी नेगेटिव थी, दो इनका प्रॉफिट हो रहा है लेकिन इनकी कैश फ्लोस फाइनेंशियल 21-22 की नेगेटिव थी। वो भी मतलब कि आप जस्ट वांटेड टू ब्रिंग टू दैट, वो भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम देखेंगे इनका जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं उसी से इनको जो रेवेन्यू आ रहा है वो अराउंड 85% आ रहा है। और टॉप 5 में से भी एक ही कस्टमर है जिससे इनको रेवेन्यू 50% एंड अबव आ रहा है, वो है लुमिनस से इनको 50% एंड अबव रेवेन्यू आ रहा है फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो विच इज़ लाइक रिस्क, बिकॉज लुमिनस जाता है इनको लॉस होता है, फर्स्ट 5 कस्टमर्स आते हैं इनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और फिर एक और रिस्क भी है कि ये सिर्फ यूपी उत्तर प्रदेश से ही इनको 50% एंड अबव, उसी स्टेट से यूपी से अगर रेवेन्यू को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से इन्हें 50% रेवेन्यू मिल रहा है। तो ये एक ही स्टेट है, कल को कुछ भी पॉलिसीज कुछ भी सब्सिडीज कुछ भी चेंज होते हैं तो दे विल बी अगेन इनटू प्रॉब्लम। और जो सोलर वाटर पंप्स हैं पहले गवर्नमेंट इसमें इनको सब्सिडीज़ देती थी, लेकिन अब वो सब्सिडीज़ जो होता है वो डायरेक्टली कस्टमर्स को देती है। तो अगर गवर्नमेंट उस सब्सिडी को बंद कर देती है, सोलर वाटर पंप्स की सब्सिडी देना कस्टमर्स को, या उसको रिड्यूस कर देती है, तो ये इनको इनकी अल्टीमेटली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इनकी डिमांड डेफिनेटली सोलर वाटर पंप्स की कम हो जाएगी। तो वो भी एक रिस्क है। उसके बाद एक रिस्क है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट क्या करती है कि बाहर से ये सोलर पैनल्स ना आए, इसलिए बाहर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की ड्यूटीज़ काफ़ी बढ़ा दी है, और वो अराउंड 35% की इंपोर्ट की ड्यूटी है। अगर आपको बाहर से अगर कुछ ये सोलर के पंप, ये सोलर पीवी के कंपोनेंट्स या ये सब लेना है तो अराउंड ये 35% आपको उसमें इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब यही चीज़ अगर सपोज करिए इसी कंपनी की बात कर रहा हूँ, इसके अराउंड 9 सप्लायर्स हैं जो सारे रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स देते हैं। अब ये 9 सप्लायर्स में से सपोज कोई सप्लायर नहीं दे पाता अपने कंपोनेंट टाइम पे फॉर एनी रीज़न, तो उसके बाद सपोज ये कंपनी जाती है और ये कंपनी बाहर से अगर वो प्रोडक्ट मंगाना चाहे तो ये मंगा नहीं सकती, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें 35% की ड्यूटी होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉस्ट है, जो ओवरऑल जो सोलर पैनल की, वो बढ़ जाएगी अगर सपोज कर लीजिए जो हमारे होम ग्रोन जो सप्लायर्स हैं, जो इंडियन सप्लायर्स हैं, वो कंपोनेंट्स प्रोवाइड नहीं करते इस कंपनी को। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि गवर्नमेंट ने एक तरह से जो कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़ तो बढ़ा दी हैं, लेकिन जब सपोज फॉर एनी गुड रीज़न ऑल्सो इफ़ यू हैव टू इंपोर्ट,
तो वो चीज़ें प्रॉब्लम भी करती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो इट विल हाईलाइट, दिस इज़ ऑल्सो एन इशू। ये भी एक रिस्क है। उसके बाद वेदर का एक रिस्क है। जब ज़्यादा क्लाउड का वेदर होगा तो सोलर की पैनल्स की, सोलर वाटर पम्प्स की और सोलर पैनल्स की डिमांड डेफिनेटली रिड्यूस होगी। तो एक ये भी इसका रिस्क है। और गवर्नमेंट की अपनी जो पीएलआई स्कीम्स होती हैं, ये डेफिनेटली अगर वो पीएलआई स्कीम्स गवर्नमेंट अगर रिड्यूस कर देती है और ये रिवर्स कर देती है, तो इसका इम्पैक्ट इस पूरी इंडस्ट्री में होगा। और ये इंडस्ट्री अब काफ़ी कॉम्पिटिटिव बन चुकी है फ्रेंड्स, और इसमें बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं। मैंने आपको वॉरी एनर्जीज़ के बारे में बताया था। उसके बाद में टाटा पावर भी है, अडानीज़ भी हैं। काफ़ी बिग प्लेयर्स इसके अंदर आ चुके हैं और ऑलरेडी हैं। तो और इसमें टेक्नोलॉजी भी काफ़ी चेंज होती है, तो दे हैव टू इक्विप विथ एवरीथिंग। तो देन ओनली लाइक ये अदरवाइज दिस इज it is not that easy for any company to survive if they don't innovate their products. Thanks friends. So this was all about the Alpix. आप Alpix सोलर के साथ साथ आप वॉरी एनर्जीज की वीडियो भी जरूर देखें, आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी अबाउट द सोलर पैनल्स, PLA schemes and all that. Thanks a lot for watching my channel, and please subscribe, please share, please comment, and please like my channel. Thank you.